स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, so I welcome you all to the Study IQ Education platform. My name is GS Gill और आज की क्लास में जो पिछले एक दो दिनों से मुद्दा चल रहा है कास्ट बेस्ड सेंसस का, इसको जानेंगे आज की क्लास में विस्तार में। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस को जानने के लिए सेंसस क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि क्या ये मुद्दा भारत के लिए नया है या आज से पहले भी ऐसा कुछ भारत में चलता था। अगर वो चलता था तो क्या रिपरकशंस निकले उसका। फिर जो अभी का कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ ये बिहार में ही क्यों हुआ है, क्यों बिहार गढ़ है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का। अगर हम जो अभी सोनी लिव पे नई वेब सीरीज आई है महारानी, उसको भी देखें तो बार बार ये बात उसमें दोहराई जाती है कि भाई कास्ट इज अ मेन पिलर ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। ये देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि भाई क्या इस मूव के रिपरकशंस हैं, ये देखते हुए कि अगले साल 2024 के जनरल इलेक्शंस हैं भारत में और इस साल बिहार में इलेक्शंस हैं। क्या जो कास्ट बेस्ड सेंसस की रीडिंग्स आई हैं या स्टडी करा गया है या जो उसका आउटकम निकला है उसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो इंदिरा साहनी में जजमेंट थी उसको वायलेट करके 50% की सीलिंग रिजर्वेशन में क्रॉस करी जाएगी। क्या ऐसा बिहार के जैसे और भी स्टेट्स ने ट्राई करा? तमिलनाडु की केस स्टडी देखेंगे, मराठा रिजर्वेशन की केस स्टडी देखेंगे एंड फिर लास्टली डिस्कस करेंगे जी कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपने ये फोटो देखी होगी, ये है जी सेंसस के टाइम ये फोटो बहुत न्यूज़पेपर्स में वायरल होती है। सिंपल एंड सरल भाषा में इस क्लास के लिए सेंसस के बारे में सिर्फ इतना समझिए, इसको सेंसस इज इंग्लिश ऑफ जनगणना। ठीक है, तो हर एक सरकार को पता होना चाहिए कि भाई मेरे देश में कितनी पॉपुलेशन है। उसको गिनने के लिए सरकार हर एक 10 साल बाद भारत में सेंसस कराती है। इस सेंसस के साथ कुछ और डेटास भी हैं जो कलेक्ट करे जाते हैं, लेकिन वो किसी दिन और दिन विस्तार में बात करेंगे। इस सेंसस का पॉपुलेशन गिनने का जो मकसद है उसको जो सही मायनों में रियलाइज करवाता है वो करवाता है डिलिमिटेशन। मान लीजिए हमने भारत की पॉपुलेशन गिन ली, वो आई जी इस बार 140 करोड़। भारत एक डेमोक्रेसी है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जी कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स पावर टू रूल, की जहां के पास लोगों के पास पावर होगी रूल करने की। अभी जहां पे लोग राज करेंगे लोगों को डिसीजन भी तो बनाना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्या 140 करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल है पार्लियामेंट में जाके बैठना? नहीं। इसलिए हम अपने एमपीज और एमएलएज को इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ के ऊपर डिसीजन लेते हैं और सरकार चलाते हैं। हमने एक बात बोली जी कि जब भी कोई भी एमपी इलेक्ट होगा या किस सीट से वो इलेक्ट होगा और किस स्टेट से वो इलेक्ट होगा, हम इस पे खास ध्यान देंगे। वो ध्यान ये होगा कि भाई एक जो पर्टिकुलर एमपी है उसको अगर हम दूसरे स्टेट के एमपी के साथ कंपेयर करें तो दोनों नंबर 1 पे सेम नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करें। कि एक पंजाब का एमपी है तो वो भी 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, यूपी के एमपी है वो भी 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इसी बेसिस के ऊपर जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन थी उसको ज्यादा सीटें एलोकेट कर दी गई और जिस स्टेट के पास कम पॉपुलेशन थी उसको कम सीटें एलोकेट कर दी गई। लेकिन फिर हमने देखा भाई भारत की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बहुत ज्यादा, है ना। और अगर हम जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको उस बेसिस के ऊपर ही सीटें एलोकेट करते रहेंगे तो स्टेट्स तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगी, उतनी सीटें ज्यादा मिलेंगी। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी हम ये फिक्स कर देते हैं जी 1971 के सेंसस पे। तो 1971 के सेंसस में जितनी पॉपुलेशन थी स्टेट्स को उसी के बेसिस पे ही सीटें एलोकेट होंगी। आप बढ़ाओ, आप जितनी बढ़ाओगे। तो इसलिए जो 1971 का साल है उसके बेसिस के ऊपर स्टेट्स को सीटें एलोकेट करी गई हैं पार्लियामेंट में। एंड फिर एक बात चली कि भाई एक एमपी इक्वल नंबर ऑफ लोगों को ही अपना रिप्रेजेंट करे। ये 2 स्टेटों के एमपी तो हैं, लेकिन एक स्टेट के जो एमपी हैं, मान लीजिए पंजाब में 7 एमपी हैं, तो 7 के 7 भी इक्वल लोगों को ही रिप्रेजेंट करें, उसको बोलते हैं जी उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख 10 लाख 10 लाख। 1971 के बाद पंजाब की पॉपुलेशन, लेट से पंजाब है, पंजाब की पॉपुलेशन तो बड़ी होगी,
है ना। मान लीजिए कि लुधियाना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर लोग जाके लुधियाना में बसने लग गए तो इसकी तो 15 लाख हो गई। तो क्या ये ओरिजिनल मोटिव हमारा पूरा कर रहा है? जवाब है नहीं। तो हम क्या करेंगे जी, 15 में से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को थोड़ा एरिया यहां से बढ़ा देंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का यहां से बढ़ा देंगे, ताकि सब में फिर से 12 12 12 12 हो जाए। इसको बोलते हैं जी कॉन्स्टिट्यूएंसी रीएडजस्टमेंट या टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट। कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को रीएडजस्ट कर रहे हैं। तो भारत में वो 2001 के सेंसस के ऊपर करी जाती है, और अगली अभी कब होगी प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से? 2031 में। 2031 का जो सेंसस आएगा, लिखा क्या गया है 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा वो होगा 2031 का। ठीक है, अभी विमेन रिजर्वेशन का मुद्दा भी चल रहा था, तो उसको बोले कि भाई रिजर्वेशन ठीक है बट डिलिमिटेशन तो करवाने दो, वो कब होगी? 2031 में। ठीक है, चलिए अब ये समझने के बाद, सेंसस समझ लिया, डिलिमिटेशन समझ लिया, इसके बेसिस पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। अभी कास्ट बेस्ड सेंसस क्या है? हम अगर सेंसस में एक कास्ट का एलिमेंट ऐड कर देंगे, जब आपसे लोग पूछने आते हैं सेंसस के सर्वे वाले, जो भी 3-4 बातें पूछते हैं उसमें अगर वो कास्ट भी आपकी पूछ लेंगे ना, तो उसको बोलेंगे कास्ट बेस्ड सेंसस। बिहार ने अभी जो कास्ट बेस्ड सेंसस कराया, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बिहार ने लोगों का कास्ट, लोगों का रिलीजन और लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस पूछा है उनसे। ठीक है, तो बात करते हैं वो कैसे पूछा है और क्या रहेगा, लेकिन अभी समझो कास्ट बेस्ड सेंसस मतलब अगर हम कास्ट वाइज भी एक टेबुलर डाटा इनकलकेट कर दे कास्ट सेंसस में, तो वो कहलाएगा कास्ट बेस्ड सेंसस। भारत में अगर आपको ये जानना है कि भाई क्या ये नया फेनोमेना है, नहीं जी नहीं। 1951 जब भारत आजाद होकर पहला सेंसस करवाया गया, 1951 से लेकर 2011 तक वाला जो लास्ट सेंसस था, उसमें हम कास्ट को गिनते थे। ऐसा नहीं हम नहीं गिनते थे नेशनल लेवल सेंसस पे, लेकिन उसमें सिर्फ 2 कास्ट को गिना जाता था, एससी और एसटी। ओबीसी इसको नहीं गिना जाता। अगर आप पूछो कि भाई क्या भारत में आज तक, भारत के इतिहास में ऐसा कोई सेंसस हुआ है जहां पे सभी कास्ट को गिना गया हो, इसका जवाब भी है जी हाँ। लेकिन कब? 1931 में, अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद से कंप्लीट सेंसस नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद बिहार ने जी रीजन क्या कोट करा कि हम क्यों करा रहे हैं? कारण इसका मुख्य तौर पे है कि भाई देखो, भारत में अभी जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, सरकार की स्कीमें हैं, ठीक है, वो जो चल रही है ना, उसमें जो बेनिफिट लोगों को दिया जाता है वो कास्ट के आधार पे दिया जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स में। लेकिन उन कास्ट के पीछे अभी आपको पता चल गया होगा डेटा कितना पुराना है। तो जिन कास्ट को बेनिफिट दिया जा रहा है जिस डेटा के ऊपर, वो डेटा बहुत पुराना है सर। ठीक है, तो उस मिसमैच को सही करने के लिए अभी वाला कास्ट सेंसस बिहार करके आया। ठीक है, ये इसका रीजन है। उसके बाद अगर आपको ऐसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सो वी हैव न्यू फाउंडेशन P2I कोर्स फॉर यू। तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही थी सर कितना वैलिडिटी रहेगा ये वो, सो वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम फॉर यू। अगर आप सिल्वर पैकेज लेते हो तो लेट से आप मान लीजिए 2024 का पेपर देना है तो आप ये ले सकते हो। इट इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 23,999 रुपीज। अगर आपको 25 की तैयारी करनी है तो आप इसी पैक को थोड़ा एक्सटेंशन में ले सकते हो 30 महीनों के लिए। दैट इज अवेलेबल फॉर 26,999। और अगर आपको 26 की तैयारी करनी है, लेट से आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो और आप अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो ये 42 मंथ्स वाला प्रोग्राम दैट इज फॉर 29,999, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेल करना है तो यू कैन यूज द कोड GS Live। आपका बैच शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से शाम को 6 बजे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी है, ये मेरा चैनल है जहां पे आई अपलोड ऑल द PDFs। आप इसको स्कैन कर सकते हो और यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए प्रेजेंट कंटेक्स्ट समझते हैं। तो ये आप देख ही रहे होगे, प्रेजेंट सीएम है बिहार के नीतीश कुमार जी। तो 1 जून 2022 को नीतीश कुमार जी सब पार्टीज को साथ में लेते हैं, एक विचार करते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई हम ऐसा एक कास्ट बेस्ड सेंसस लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में कास्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगली स्लाइड में देखने जा रहे हैं क्यों। ठीक है, तो अगर आपने वो वेब सीरीज भी देखी है तो उसमें भी जो महारानी का रोल प्ले कर रही है वो पावर में क्यों आती है? बिकॉज ऑफ दैट वो बिल जो उसने रिजर्वेशन का पास करवाया, तो वो रोल है बिहार की पॉलिटिक्स में। ठीक है, इसका कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का। उसके बाद उन्होंने जब कंसेंसस लिया तो जो बीजेपी सेंट्रल लेवल की सरकार है उनका भी जो बिहार का यूनिट था वो भी इस बात पे राजी था। गवर्नमेंट ने इस जो उन्होंने फैसला लिया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड निकाला अपने कंटिजेंसी फंड में से। और उसके बाद 2 फेजेस में जो ये सेंसस था करवाया गया। पहले फेज में उन्होंने हाउस होल्ड्स गिने कि भाई कितने घर हैं।
गर्ग इनके सेकंड फेज में जो इस सेंसस का ओरिजिनल मामला था, दैट वाज योर कास्ट, योर रिलीजन, योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और साथ में ये भी जाना कि भाई आपके घर में जो भी सदस्य हैं, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड तो जाना ही, साथ में ये भी जाना भाई कितने लोग ऐसे हैं जो घर पे बिहार में रह के काम कर रहे हैं और कितने बाहर रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जाना। अब जानते हैं जी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इनको जानते होंगे, सीएम है बिहार के नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड से। आप इनको जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी से, है ना। आप इनको जानते होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ही इज मुलायम सिंह यादव फ्रॉम समाजवादी पार्टी। तो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आप देखो कि भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं, दैट मीन्स भाई हम लीडर की कैपेसिटी पे नहीं जाएंगे, हम मैरिट्स डीमैरिट्स नहीं पहचानेंगे। हम देखेंगे कि भाई ये इसकी आइडेंटिटी, इस लीडर की आइडेंटिटी मेरी आइडेंटिटी से मैच हो रही है ना। हम सेम कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस कास्ट को बिलोंग करते हुए ये मेरा ज्यादा हक दिलाएगा मुझे, इग्नोरिंग द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में इस वजह से कामयाब हुई क्योंकि जो लीडर्स थे, जो पार्टीज थी, उन्होंने बैकवर्ड क्लास को मोबिलाइज करा, और उस बैकवर्ड क्लास मोबिलाइजेशन की वजह से ही अगर आप नीतीश कुमार जी की पार्टी देखो, जनता दल यूनाइटेड, वो पावर में आई। इसी के चलते हुए लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी थी आरजेडी, वो पावर में रही। और ऐसा ही अगर उत्तर प्रदेश की एग्जांपल लो तो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव जी की थी, है ना, वो भी पावर में आई। और इन पार्टीज ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और बैकवर्ड क्लास मोबिलाइजेशन करके सेंचुरी के क्वार्टर, यानी कि सेंचुरी में 100 साल होते हैं, उसमें से 25 साल इन स्टेट्स पे राज किया। ये महत्व है, ये इंपॉर्टेंस है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का बिहार और यूपी जैसी स्टेट्स में। उसके बाद अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट ने एक बात बोली है जी, देखो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की। अब ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है क्या, मान लीजिए, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। लेट से ये एक पूरा स्लैब है, दैट इज 100, ठीक है। इसमें से ये सेक्शन मान लीजिए 40 अनरिजर्व्ड है, ठीक है। ये 10 ईडब्ल्यूएस है, ये अपना ओबीसी है 27%। इसने ये देखा कि भाई जो आपके ओबीसीज हैं, है ना, इसको हम जूम इन कर लेते हैं। तो हमने ये पाया कि भाई ओबीसीज को रिजर्वेशन दी, बट रिजर्वेशन देके भी ना इस वाली ओबीसी कैटेगरी में सब कैटेगरीज बन गई हैं। ओबीसीज में बहुत लोग हैं हु आर नाउ कंसिडर्ड टू बी क्रीमी लेयर। दूध महंगा होता है या क्रीम, क्रीम वो ज्यादा कीमती है। तो जो क्रीम है ना ओबीसीज की, मेजॉरिटी ऑफ द फायदा ऑफ रिजर्वेशन वही लेके जा रहे हैं। और उसके चलते हुए एक और वर्ग आ गया है जो मीडियम है, और तीसरा इन्होंने बोला है जी कि ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जो सबसे कम फायदा, जिनको है ही नहीं फायदा। अभी हम जस्टिस जी रोहिणी कमीशन भी देखेंगे, उनका भी यही मानना है। जो इस सेंसस ने बोला है ना, चाहे दिस सेंसस वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बट जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन में आउटकम्स आए थे, इसके आउटकम्स बहुत सिमिलर हैं उससे, ठीक है। चलिए, नाउ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है जो, ठीक है, उसकी परसेंटेज बिहार में आई है 36.01%। और इनको असल में रिजर्वेशन मिल कितना रहा है, 27%। पॉपुलेशन कितनी है, 36%। रिजर्वेशन में ये 27%, उसमें भी दे आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड। मतलब 27% रिजर्वेशन, उनको 27% रिजर्वेशन में से भी इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि दे आर तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड। सब फायदा तो ऊपर वाले ओबीसीज लेके जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे आता है जो मिडिल चंक मैंने आपको दिखाया था 27.12% की परसेंटेज से। तीसरे नंबर पे बिहार में अगर देखो तो वो एससी एससीज आते हैं 19.65% से। एंड लास्टली आते हैं एसटीज, जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 1.68% है। क्यों? बिकॉज जब झारखंड सेपरेट हुआ 2000 में बिहार से, तो मेजॉरिटी ऑफ द एसटीज पीपल दे वेंट टुवर्ड्स झारखंड, इस वजह से एसटी का पॉपुलेशन कम आया है, ठीक। उसके बाद जो अनरिजर्व्ड है, सबसे चौंकाने वाली बात, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो सिर्फ 15.52% है।
और अभी अगर आप रिजर्वेशन के हिसाब से देखो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बट अगर हम लॉजिकली फैक्ट्स और फिगर से देखें, अनरिजर्व सेक्शन कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से? 15.52%। और अगर हम 100 माने किसी भी चीज को, जैसे एजुकेशन में या किसी भी और चीज की रिजर्वेशन में 100 सीटें हैं, ठीक है, तो 15% पॉपुलेशन कितना लेके जाएगी? 40%। तो क्या ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन सकता वोट लेने की वजह से? है ना? तो ये बात समझिए। चलिए, उसके बाद रिलीजन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो बिहार की पॉपुलेशन को ये माना गया कि भाई 2011 के सेंसस के बेसिस पे 10.5 करोड़ के आसपास थी, अभी ये बढ़ के 13 करोड़ हो गई, 13.7 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज। उसमें से हिंदूज की पॉपुलेशन है 82% और मुस्लिम की पॉपुलेशन है लगभग 17.5% के आसपास। तो जो 0.50% पॉपुलेशन बचती है उनमें आती हैं अपनी ये पॉपुलेशन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, जैन एक्सेट्रा। और देखने वाला ये भी होगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे कि भाई बिहार जो बुद्धिज्म का वो माना जाता है गढ़, इट वाज अ बर्थ प्लेस, है ना, तो वहां से बुद्धिस्ट तो मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन में। चल देखेंगे किसी और दिन, लेकिन अभी देखिए ये आया है सर्वे के सामने। उसके बाद देखते हैं कि भाई ईबीसी है क्या, इतना मैटर क्यों करते हैं ये। तो अगर हम देखें ईबीसी, मैंने आपको वैसे लिटरली तो समझा ही दिया, जो सबसे नीचे वाला चंक है सबसे ज्यादा, रिजर्वेशन भी है इनकी क्लास को, लेकिन फायदा इनको सबसे कम मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे कम फायदा मिल रहा है। इट्स लाइक ऑक्सफैम रिपोर्ट कि ओनली 1% ऑफ द इंडियंस होल्ड 70% ऑफ द वेल्थ। तो ओबीसीज में भी सब कैटेगरीज बन चुकी हैं, उसमें से सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है सबसे कम, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा ओबीसीज की रिजर्वेशन का भी वो भी लेके जा रहे हैं। तो दैट्स वाई देखते हैं ईबीसीज क्या है। अगर आप बिहार और यूपी वाले एरिया की बात करो, या स्पेशली बिहार की बात ही करो, तो इसमें से जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनमें से जो डोमिनेट करते हैं वो वहां पे करते हैं यादव और कुर्मीज। कुर्मीज अगर आपको याद हो, जो हमारी 8:30 बजे वाली क्लास होती है, हमने एक दिन पढ़ा भी था कुर्मीज के बारे में, डिटेल में पढ़ा था, वही है वो। उसके बाद अगर आप देखो कि जो ईबीसी हैं पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा 36%, कौन कौन है वो? उनमें आते हैं मलाह, नाई, नोनिया, दानुक, काहर, ये सबसे कम फायदा ले रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी यही चीज, ये तो अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस इस चीज को बहुत टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिशियंस की बात देखो तो कर्पूरी ठाकुर थे, 2 टाइम बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए 1970 और 71 के बीच में, उसके बाद 77 टू 79। तो सबसे पहले इन यो ईबीसीज को देखते हुए, इनका ट्रेंड नोटिस करते हुए, इन पे कैपिटलाइज करने का ट्रेंड कर्पूरी ठाकुर जी ने चलाया। एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू अनाउंस कोटा विद इन कोटा। अगर विमेन रिजर्वेशन वाला चैप्टर याद हो आपको, क्लास याद हो, तो हमने करा था कोटा विद इन कोटा। तो कोटा विद इन कोटा का कॉन्सेप्ट किसने चलाया? इन्होंने, कर्पूरी ठाकुर जी ने। इन्होंने बोला कि भाई अगर 20% है तो इसमें से 20% में से ईबीसी की पॉपुलेशन को देखते हुए अगर ओबीसी को रिजर्वेशन है तो 8% ओबीसी को मिले, लेकिन 20 में से 12% शुड बी ऑफ एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पहले कैपिटलाइज कर लिया था। कैपिटलाइज करने के बाद कर्पूरी जी की गवर्नमेंट रही पावर में, पर इतना लंबा तरीके तक नहीं रह पाई, लेकिन जो ये टेक्निक देके गए उसके ऊपर आगे के आने वाले सीएम्स ने कैपिटलाइज करा। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी की परफेक्ट एग्जांपल है, 1995 जो उनकी सरकार बनी, उन्होंने इन्हीं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को मेजॉरिटी ऑफ द अपील करा, इन्हीं के बेसिस के ऊपर उनकी सरकार बनी। प्रेजेंट सीएम नीतीश कुमार जब 2005 में पावर में आए तो 12 मतलब दर्जन के करीब इनकी कुछ ऐसी स्कीमें थी जो सिर्फ ईबीसी के ऊपर फोकस्ड थी। तो ये नई चीज नहीं है, बट अभी तो सर जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं हमारे पास। उसके बाद इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? क्योंकि आप समझो, अगर हम ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तथ्य लोगों के सामने लाके रख रहे हैं, क्या वो लोगों के दिमाग में ये नहीं डालेंगे कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें हक कम मिल रहा है, हमें चाहिए और रिजर्वेशन? और उस चीज का टाइम भी देखिए, अगले साल इलेक्शंस हैं। तो इंपैक्ट्स में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई क्या जो ये सर्वे के रिजल्ट हैं ये ओबीसीज को ये मांगने में इंस्टिगेट ना करेंगे कि भाई हमें 27% से भी ज्यादा कोटा चाहिए, क्योंकि 36% तो ईबीसी हैं, उसके बाद 28% के करीब लगभग ओबीसी हैं। 36 और 28 के करीब ये कितना हो गया? 14 और 14 64% तो इनकी पॉपुलेशन है, और रिजर्वेशन इनको 27%। तो क्या ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमें और ज्यादा रिजर्वेशन चाहिए? सबसे पहला तो ये है।
दूसरा, अगर ये रिजर्वेशन मांगेंगे तो उस रिजर्वेशन की डिमांड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना पहले ही फैसला सुना चुका है कि हम रिजर्वेशन को किसी भी हालत में 50% से बढ़ाएंगे नहीं। वो बोल चुका है सुप्रीम कोर्ट पहले इंदिरा साहनी केस में, तो अब बनेगा क्या। एंड तीसरा हमें ये देखना होगा कि भाई ये अगर आप बोलो ओबीसी बोलेंगे कि भाई हमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन चाहिए, तो जो आपकी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड वाला सेक्शन है वो ना बोलेगा कि भाई मेरे हक क्यों ले रहे हो। तो उसके चलते हुए जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या बैकवर्ड क्लास मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, वो एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है 2024 के जनरल इलेक्शंस। तो ये 3 इंपैक्ट के साथ आपको इस टॉपिक को देखना है, ठीक है। उसके बाद फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं जी कि संविधान का क्या कहना है, ला पाएंगे, क्या बढ़ सकता है, 50% की लिमिट ब्रीच हो सकती है। लेट्स सी ऑल दोस थिंग्स। सबसे पहले इंदिरा साहनी जजमेंट की बात करते हैं। तो इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजेस का बेंच था। ये तब की बात है जब ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार भारत में आया था। ओबीसीज के लिए टाइम के प्रेसिडेंट जी एक कमीशन बैठाते रहते हैं, जैसे 1953 में काका कलेलकर कमीशन बैठाया गया था। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल कमीशन बैठाया गया। बीपी मंडल जी ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें देखने में मिला कि भाई हाँ, भारत में अदर बैकवर्ड क्लास भी हैं और इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। उन्होंने 27% की रिजर्वेशन इनके लिए प्रेस्क्राइब करी। और आपको पता है 1993 में देश के हालात क्या बने। उसके चलते हुए व्हाट हैपेंड वाज कि भाई ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन बीपी मंडल जी ने बोला है बिल्कुल सही है, इतना हक इनको मिलना चाहिए। बट जब हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दे दिया है तो ये टोटल लिमिट 50 पे चला गया है और आगे से फ्यूचर में हम कभी भी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ये वाली सीलिंग कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये स्टैंड था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में अपना स्टैंड रखा, उसके चलते हुए बिहार जैसे जो सीन अब हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा सीन हो सकता है, वो पहले हो चुके हैं। तमिलनाडु का एग्जांपल है हमारे पास, मराठा का एग्जांपल, मराठा रिजर्वेशन का एग्जांपल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टैंड इंदिरा साहनी में बोला था, क्या उसने वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र के केस में रखा, वो देखते हैं। पहले सबसे पहले तमिलनाडु कोटा मैट्रिक्स। तो तमिलनाडु का क्या करा गया कि भाई सेंटर की सरकार ने 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 लाके तमिलनाडु की रिजर्वेशन की जो सीलिंग थी वो 50% से बढ़ा दी, ठीक है। बढ़ाने के बाद ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट पूछे कैसा करा, सरकार बोली भाई हमने तो 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 9th शेड्यूल में रख दिया है। बोले 9th शेड्यूल क्या है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। बोले 9th शेड्यूल क्या है, तो 9th शेड्यूल भारतीय संविधान की एक ऐसी प्रोविजन है जिसके अंदर अगर सरकार कोई भी चीज रख देती है कि भाई ये तो मैं 9th शेड्यूल में डाल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ फैसला नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट उसको देख ही नहीं सकता, ठीक है। तो भारतीय, वैसे तो अगर मान लीजिए भारतीय गवर्नमेंट कोई भी कानून लेके आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको वेरीफाई कर सकता है। मान लीजिए कोई भी कानून आया, हमें उसके प्रॉब्लम है, हम केस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसको 9th शेड्यूल में रख देती है, जो कि आर्टिकल नंबर 31 कैपिटल ए में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो तमिलनाडु में उसने डाल दिया। लेकिन 2007 में एक IR कोहिलो नाम की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट बोली सरकार आप कोई भी कानून डालो 9th शेड्यूल में, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ओनली वन कंडीशन। वो कंडीशन ये है कि भाई आपका वो जो भी आप लॉ बना के डाल रहे हो 9th शेड्यूल में, वो भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। और उसी बेसिस के ऊपर जो तमिलनाडु वाली ये चीज थी जिसने ब्रीच करा 50% की सीलिंग को, 1 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपने स्टैंड पे खड़ा है जी इंदिरा साहनी वाले जजमेंट पे। उसके बाद अगर आगे देखें हम, ये 9th शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, ये है जी मराठा रिजर्वेशन का केस। तो 2 मई 2021 में 5 जजेस का बेंच बैठा कि भाई जो मराठास को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए वो हाँ या ना, क्योंकि मराठास को रिजर्वेशन वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई हम 50% से एक्स्ट्रा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का बेंच बैठा। मई 2021 में उन्होंने बोला कि भाई यूनानिमसली बोला, व्हाट इज यूनानिमस, अगर हमने इंदिरा साहनी जजमेंट देखी तो हमने बोला कि भाई 9 जज का बेंच था, 6 हाँ बोल रहे थे, 3 ना बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5 के 5 नाम बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई यूनानिमसली ऐसा नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 50% से सीलिंग नहीं जाएगी ऊपर तो नहीं जाएगी, तो महाराष्ट्र में भी नहीं बढ़ा, ये है हमारे पास। और बात ये ना कि अगर उन्होंने बोला कि अगर हम महाराष्ट्र में मराठास को यस बोल देते हैं तो ऐसी बहुत सी डिमांड है, अगर हम आपको यस बोलेंगे आपका कोटा तो 68% पे पहुंच जाएगा। और आपको देख के, जो मराठास इश्यू को देख के जो पटेल्स हैं गुजरात में, हरियाणा के जाट हैं,
और आंध्रा के कपूज हैं, वो सब डिमांड करने लगेंगे, एक पेंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो नो, सीलिंग किसी भी हालत में 50% के ऊपर रिजर्वेशन की क्रॉस नहीं होगी। फिर आया जी ईडब्ल्यूएस कोटा। तो ईडब्ल्यूएस कोटा को सिंपल भाषा में समझिए कि 10% कोटा जो इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उनको दिया जाएगा। कुछ कंडीशन भी रखी गई, ठीक है, वेल एंड फाइन। लेकिन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ये उठा कि क्या आप तो बोल रहे हो, कब से बोल रहे हो इंदिरा सानी जजमेंट में जो 50% सीलिंग है वो क्रॉस नहीं होगी, इसमें तो क्रॉस हो गया, अभी रिजर्वेशन 60% पे चली गई, किसी भी बेसिस पे चाहे। तो इसमें 5 जजेस का बेंच था, वो डिवाइडेड था। 3 जज इसकी सपोर्ट में थे कि ईडब्ल्यूएस वाला कर सकते हैं। उनको पूछा गया जी क्यों, वो कहते कि संविधान में अगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोला वैसा नहीं है कि वो अटल है, वो कभी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी बदलेगा नहीं, वो चेंज हो सकता है। लेकिन 2 जो जज डिसेंटिंग थे, इनकी मैंने फोटो भी यहां पे लगाई है, यू कैन सी राइट, इनका ये मानना था, इन्होंने एक कॉशनरी नोट दिया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉशनरी नोट? कॉशनरी नोट का मतलब होता है जी चेतावनी। इन्होंने एक चेतावनी दी। वो चेतावनी ये थी कि भाई अगर आप यहां पे कर देते हो 50% की लिमिट ब्रीच, तो बहुत सारी जो रिजर्वेशन की डिमांड्स है ना, उनको अपना पॉइंट जस्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और ये भारत में कंपार्टमेंटलाइजेशन और कर देगा कास्ट्स की। कि भारतीय सोसाइटी तो पहले ही कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड है, क्लास के बेसिस पे डिवाइडेड है। अगर आप ये कर रहे हो तो इट विल लीड टू कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो जो उन्होंने तब कॉशनरी नोट दिया था, अगर अभी बिहार के लोग या बिहार की सरकारें इसको कास्ट बेस्ड सेंसस को एक्चुअलाइज करती हैं, तो उनकी जो चेतावनी थी वो सच प्रूव हो गई। ठीक, चलिए उसके बाद अगर आप देखो तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये नई चीज नहीं है, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ने, और जस्टिस जी रोहिणी कमीशन और इनकी जो कास्ट बेस्ड सेंसस में तो फैक्ट्स ही आए हैं। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन ऑलरेडी इसके बारे में बोल चुका है। उसका जानो होता कि आर्टिकल 340 भारत के प्रेसिडेंट जी को, राष्ट्रपति को पॉइंट एक पावर देता है कि भाई आप जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको देखने के लिए बार बार कमीशन बैठा सकते हो। तो वह चलते हुए काका कलेलकर जी का कमीशन बैठा, बीपी मंडल जी का कमीशन बैठा, फिर 2017 में बैठा कमीशन जस्टिस जी रोहिणी जी का। बिहार में का सेंसस तो अभी हुआ है ना, हमने अभी देखा, लास्ट ईयर की बात है। लेकिन 2017 में ना जस्टिस जी रोहिणी जी का कमीशन बैठा था ओबीसी के ऊपर, और उसको मैंडेट क्या दिया गया था, ओबीसीज की सब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने का। ऑलरेडी 2017 में दे दिया गया था। मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ये एक्नॉलेजमेंट थी कि भाई ओबीसीज में भी सब कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, कि अगर हम 27% ओवरऑल कोटा ओबीसीज को दे दिया गया है तो ओबीसीज में भी देयर इज कोटा विद इन कोटा रिक्वायर्ड। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ओबीसीज की सब कैटेगराइजेशन करने के लिए बोला गया। तो जब जस्टिस जी रोहिणी जी कमीशन ने सब कैटेगराइजेशन करी, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई अगर 2633 सेंट्रल लेवल ओबीसीज हैं, तो ओबीसीज का अगर आपको पता हो तो 2 तरह की लिस्ट होती है ओबीसीज की। मान लीजिए आप स्टेट में ओबीसी लिस्ट में या कैटेगरी में आते हो, तो उसके आधार पे आप सेंटर वाली जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास उस स्टेट में ओबीसी कोटा है, उसके लिए आपको सेंटर वाली लिस्ट में होना पड़ेगा। अगर आप सेंटर वाली लिस्ट में हो देन यू कैन अप्लाई इन द स्टेट लिस्ट। तो ये दोनों अलग अलग 2 लेवल्स की लिस्ट बनती है। ठीक है, 2633 जो सेंट्रल ओबीसी थे, उनमें से उन्होंने देखा कि भाई 25% कास्ट ऐसी हैं जो 97% बेनिफिट्स लेके जा रही हैं, इनमें से 10 ऐसी हैं जो 25% बेनिफिट्स लेके जा रही हैं, और 990 ऐसे हैं जो सिर्फ 3% बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, और 980 कैसे हैं जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, 0। तो इस कमीशन ने बोला कि भाई ये वाले जो क्यूमुलेटिवली, ये ऑलरेडी बिहार सेंसस से पहले की बात है कि ये जो 2000 है ना, इनको 10% ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल जानी चाहिए। यानी कि अगर 100 में से हमने ओबीसीज को 27% दिया है, तो ओबीसीज को भी सब कैटेगरी, 100 में से एक कैटेगरीज ओबीसी, तो ओबीसी की अभी सब कैटेगरी कर दो, और सब कैटेगरीज में से जो 633 हैं इनको 17% ठीक है चलने दो, और जो 2000 हैं हु आर एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मतलब नाम दे दिया एक्सट्रीमली बैकवर्ड, वो 2000 यही हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड यही हैं, तो इनको 10% इनमें से भी दिया जाए। तो जब 27% की बात होगी तो 27% में से 10% पहले ही ये 2000 के लिए रख लिया जाए। ये जस्टिस जी रोहिणी जी का कमीशन का भी रिकमेंडेशन था। लेकिन अभी बात क्या है कि पॉलिटिकली ये बात उठेगी कि भाई जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए, ईबीसी को साथ में लाके वो 50% से लिमिट बढ़ा के उसको बढ़ाओ। अगर इनको 10% देना है तो 60% तो ऑलरेडी है, 50 वो अपना ओबीसी एससी एसटी वाला, 10 ईडब्ल्यूएस वाला, 10 और बढ़ाओ इनके लिए। ये पॉलिटिकली मूव होगा और उससे प्रॉब्लम होगी अनरिजर्व्ड सेक्शन को, राइट।
लेकिन जस्टिस जी रोहिणी ने क्या बोला कि जो 27% ओबीसी का है, 50% के बीच में 27% ओबीसी का है, उसमें से 10% इनके लिए रख दो। सो दैट इज अ डिबेट नाउ। ठीक है, चलिए लेट्स सी हाउ द थिंग्स इवॉल्व। उसके बाद अगर इसका एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड अगर हमने ये फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं और हम इन फैक्ट्स को पॉलिटिकली यूज ना करें, पॉलिटिकली यूज ना करते हुए पॉलिसी मेकिंग के नजरिए से देखें कि भाई हमें पता चल गया है सबसे ज्यादा जरूरत किनको है। तो अभी जो भी सरकार की पॉलिसी बने वो कुछ इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बने कि भाई जो नीडी में भी सबसे नीडी है उसको सरकार बेहतर तरीके से कैटर करे। तो ये सरकार को ये वाला जो कास्ट बेस्ड सेंसस सारे भारत में करा के वो पॉलिसी मेकिंग को बेटर टारगेट कर सकती है। ठीक है, सेकंड थिंग अगर बात करें जो रियल प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके बारे में पता चल जाएगा कि ओबीसीज में भी जो कौन है क्रीमी लेयर जिनको अभी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है उनको चंक आउट करा जाए ताकि रिजर्वेशन का रियल बेनिफिट उनको मिल पाए जो रियल हकदार हैं। उसके बाद ये जो इनइक्वालिटीज हैं समाज में उसको एड्रेस करेगा, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना। जैसे कि मान लीजिए लेट्स से कि अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, जब फार्म लोन वेवर होता है, फार्म लोन मतलब किसानों के लोन माफ करे जाते हैं, तो वो चंक में माफ कर दिए जाते हैं। क्यों? उसमें तो फिर वो फार्मर्स भी, कई फार्मर्स तो देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड कि भाई फार्मर्स अपनी लाविश शादियां करते हैं लोन लेके एंड इन द एंड उनका सब कुछ माफ कर दिया जाता है ना। तो द फार्मर्स हु आर ऑलरेडी रिच, व्हाई आर दे गेटिंग द बेनिफिट्स? तो इसके जरिए जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब रिजर्वेशन के बेसिस के ऊपर जो भी फायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा मिल रहा है, रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, वो रियल नीडीज को मिलना चाहिए। ठीक है, एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट भी है, कैसे, जो हमने आर्टिकल 340 देखा। उसके बाद चैलेंजेस क्या आएंगे पॉलिटिकली अगर हम देखा जाए और सोशली भी देखा जाए तो सबसे पहले कास्ट बेस्ड सेंसस फिर से समाज में एक डिवीजन लेके आएगा, क्योंकि इट इज वेरी ऑब्वियस कि अनरिजर्व्ड सेक्शन विल नॉट बी हैप्पी अगर रिजर्वेशन उनको देने के लिए 50% की सीलिंग क्रॉस करी जाती है। दूसरा यह है कि भाई कास्ट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, और इसमें वो बोलते हैं स्टिग्मेटाइजेशन की एक कास्ट के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। मान लीजिए समवन बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, है ना, हमने उसको रिजर्वेशन देके एक हद तक आगे पहुंचा भी दिया, और जो समाज है ना, एक स्टडी करी गई आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी कोटेड थी, उसका कहना यह है कि भाई रिजर्वेशन के साथ अगर आगे वो पहुंच भी जाता है इंसान लोअर कास्ट वाला, जब लोग उसकी कास्ट को देखते हैं ना तो रिजर्वेशन के बावजूद भी उसकी कास्ट को देख के उसका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। उनका कहना यह था कि भाई बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत प्यारे लफ्ज बोले इनके बारे में। दे सेड कि भाई इंस्टीट्यूशनल चेंज इन इंडिया इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। भारत में अगर आप जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको बदल भी देते हो अच्छे के लिए तो कुछ भी नहीं बदलेगा भारत। अगर आपको भारत में बदलाव लाना है then the persons who are holding these institutions, they need to have a attitudinal and behavioral mindset change in them. So he said that institutional change is not going to make any difference. कुर्सी बदलो, कुछ भी करो, changing the chair will not matter. मैटर क्या करेगा, इस चेयर के ऊपर बैठता क्या है, उस बंदे का माइंडसेट मैटर करेगा। वही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़े। देयर विल बी अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड क्लैरिटी। ठीक है, कि भाई कितना कोटा वुड बी फ्रॉम 50% वाला ओनली, सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी गाइडलाइंस पे स्टिक करेगा नहीं करेगा, या ईडब्ल्यूएस जैसे एक्सेप्शनल सिचुएशन डिक्लेयर करके इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद लैक ऑफ ट्रस्ट एंड क्लैरिटी इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से मांगा था कास्ट बेस्ड डेटा, तब गवर्नमेंट ने बोला जी कि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिससे हम ये चीज मेजर कर पाए, कोई ऐसा सर्वे नहीं है। तो अब जो ये डेटा कलेक्ट करा गया इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए तो मूव नहीं है, तो वो ट्रस्ट एंड क्लैरिटी का मुद्दा भी रहेगा। एंड लास्टली क्लास बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, है ना। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। क्यों? क्योंकि ये ना स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स क्रिएट करेगा फॉर और अगेंस्ट। लोग बट जाएंगे कास्ट के बेसिस के ऊपर, सोसाइटी में पोलराइजेशन आ जाएगी, देयर विल बी टू सेट्स, वन फॉर वन अगेंस्ट। वो जो भारत का पीस एंड काम एनवायरनमेंट है उसको खराब करेगा। यू नो द 1993 सिचुएशंस, है ना। एंड भारत का जो डाइवर्स फैब्रिक है जिसकी वजह से भारत जाना जाता है, डाइवर्स फैब्रिक भारत को क्यों बोला जाता है, जैसे आपका कपड़ा है, इसमें धागे है ना, देयर आर डिफरेंट थ्रेड्स, पर पता चल रहा है नहीं, इट इज वन। इसको बोलते हैं भारत का डाइवर्स फैब्रिक। उसमें कास्ट के ऊपर पोलराइजेशन हो जाएगी, पीपल विल बी डिवाइडेड।
और वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, स्पेशली इन द लाइट जब हम 2024 में अपनी फिर से जनरल इलेक्शंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एनालिसिस। आपके क्या विचार हैं? कोटा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए? सीलिंग विद इन द सीलिंग 50% वाली के रह के मिलनी चाहिए या उसको एक्सीड करना चाहिए? सो यू डू मेंशन इन द कमेंट्स, आई वुड बी ईगरली वेटिंग टू नो दैट। दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।